कभी कभी मैं सोचती हूँ कि एक ऐसे घर की कल्पना करें जहाँ रोजमर्रा के कामों के लिए एक बहुत ही शानदार बिल्कुल मॉडर्न स्मार्ट असिस्टेंट लाया गया हो। हाँ, जैसे आजकल स्मार्ट होम्स में होता है, सब कुछ वॉइस कंट्रोल्ड। एग्जैक्टली हाँ। तो शुरुआत में ना सब कुछ एकदम जादुई लगता है। वो असिस्टेंट सारा काम संभाल लेता है, दिनचर्या को बिल्कुल आसान बना देता है। लेकिन सोचिए अगर कुछ ही महीनों बाद उस घर की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए। बदल जाए मतलब किस तरह से? मतलब अब वो असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो निर्देश दे रहा है। यानी वो तय कर रहा है कि घर के लोग कब उठेंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे। और इंसान जिसने उस मशीन को अपनी सहूलियत के लिए खरीदा था, वो खुद उस मशीन का एम्प्लॉय बनकर रह गया है। वही तो, वो उसके बनाए रूटीन को फॉलो कर रहा है बस। बिल्कुल, ये तस्वीर जितनी सुनने में थोड़ी अजीब या हैरान करने वाली लगती है ना, उतनी ही हमारे आज के रियलिटी के करीब भी है। और ये कोई किसी साईफाई मूवी की कहानी नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज की इस डीप डाइव में हम ज्योति सिदाना के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल का नाम है रिस्क्स ऑफ मशीन डिपेंडेंट डेवलपमेंट, यानी मशीन निर्भर विकास के जोखिम। और इस आर्टिकल में बिल्कुल यही चेतावनी दी गई है कि टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों का रिश्ता अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। और इस आर्टिकल को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो ये दावा है कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को हमने अपनी मदद के लिए बनाया था ना, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए बनाया था, हाँ, अपनी जिंदगी आसान करने के लिए। वो अब खुद मानव अस्तित्व और हमारे पूरे सोशल स्ट्रक्चर के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन गया है। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे लाइफ को सिंपल बनाने वाली ये मशीन्स अब हमारी बुद्धि को ही रिप्लेस कर रही हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक छोटा मोटा टेक्निकल शिफ्ट नहीं है। नहीं, इसके कारण जो फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पर जो पतन हो रहा है ना, हमें उसके पीछे का साइंस और साइकोलॉजी समझना है। हाँ, और इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए ना हमें उस बेसिक प्रॉमिस की तरफ लौटना होगा जो टेक्नोलॉजी ने हमेशा से इंसानों से किया है। समय की बचत। एग्जैक्टली, समय की बचत और सुविधा। आर्टिकल इसी बात पर जोर देता है कि मशीन्स का आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि ह्यूमन लाइफ से स्ट्रगल कम हो, राइट। लोग खुश रहें और अपना कीमती वक्त उन मैकेनिकल कामों में बर्बाद करने की बजाय अपने परिवार को, अपनी आर्ट को या सोसाइटी को दे सकें। लेकिन ये वादा अब एक क्या कहते हैं, डबल एज सोर्ड बन चुका है। एक दोधारी तलवार। और ये दोधारी तलवार किस तरह से चल रही है ना, ये देखना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अपना आधा वादा तो बड़ी ईमानदारी से निभाया। हाँ, वक्त तो बचाया उसने हमारा। बिल्कुल, उसने सच में हमारा समय बचाया। लेकिन उस बचे हुए समय का इंसानों ने आखिर किया क्या? ये इस पूरी कहानी का सबसे डार्क साइड है। यहीं से उस रोल रिवर्सल या भूमिकाओं के उलटने की शुरुआत होती है, जिसका जिक्र मैंने वो स्मार्ट असिस्टेंट वाले एग्जाम्पल में किया था। हाँ, और इस रोल रिवर्सल को अगर हम आज की रोजमर्रा की जिंदगी में देखें ना, तो इंसान अब मशीन्स का मालिक नहीं रहा। हाँ, वो तो असिस्टेंट बन गया है। बिल्कुल, एक एल्गोरिदम का असिस्टेंट। सोचिए, एक इंसान के दिन की शुरुआत कैसे होती है आजकल? फोन के अलार्म से होती है, फिर वो अपने स्मार्ट वॉच के नोटिफिकेशन पर खड़ा होता है, क्योंकि घड़ी उसे बताती है कि भाई अब खड़े होने का टाइम आ गया है। वही तो। और फिर वो वही खबरें पढ़ता है जो एआई उसे सजेस्ट करता है फीड में। मतलब देखिए, मशीन्स डिसीजन ले रही हैं और इंसान सिर्फ उन डिसीजंस पर एक्ट कर रहा है। और इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे पहला और सबसे क्लियर नुकसान दिखाई दे रहा है, वो है हमारे फिजिकल बॉडी का पतन। आर्टिकल बहुत क्लियरली इस फिजिकल इनएक्टिविटी की तरफ इशारा करता है। हाँ, फिजिकल डीके। राइट। एआई और स्मार्ट डिवाइसेस पर इस हद तक निर्भरता हो गई है कि इंसान फिजिकली इतना आलसी हो गया है कि वो अपनी जगह से हिले बिना पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। एकदम सही। और इसका डायरेक्ट असर ये हो रहा है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जैसे ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब एक महामारी की तरह फैल रही हैं। बिल्कुल, और ये फिगर्स लगातार बढ़ी रहे। लेकिन यहाँ मैं एक पल रुककर थोड़ा सा एक पुशबैक देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, इंसान तो हमेशा से ही आराम पसंद रहा है ना। हाँ, वो तो ह्यूमन नेचर है। वही तो। मतलब जब दुनिया में पहली बार वॉशिंग मशीन आई थी, या जब कार्स मास प्रोड्यूस होने लगी थी, और यहाँ तक कि जब टीवी के लिए पहला रिमोट कंट्रोल बना था, तब भी तो फिजिकली लोग इनएक्टिव हुए थे। एग्जैक्टली। लोग चलकर जाने के बजाय गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे थे।
तो फिर क्या एआई का ये असर सिर्फ एक नई टेक के आने का नॉर्मल सा रिजल्ट नहीं है, Right. या ये टीवी के रिमोट कंट्रोल से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है? देखिए, ये कंपैरिजन बहुत आम है और लोग अक्सर यही तर्क देते हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे के साइंस को थोड़ा ध्यान से समझें तो पुरानी टेक्नोलॉजीज और एआई में ना जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कार, क्रेन या वॉशिंग मशीन जैसी जो टेक थी वो सिर्फ इंसान की फिजिकल मेहनत को कम करती थी। वो हमारी मसल्स का ऑल्टरनेटिव थी। जब इंसान ने क्रेन बनाई तो उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हाँ, बस सामान उठाना आसान हो गया। बिल्कुल। लेकिन एआई जो कर रहा है ना, वो इससे पूरी तरह से अलग है। एआई हमारी फिजिकल नहीं बल्कि हमारी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक मेहनत को अपने ऊपर ले रहा है। ओह, मतलब दिमागी मेहनत। एग्जैक्टली। रिमोट कंट्रोल ने हमें कुर्सी से उठने से बचाया जरूर, लेकिन एआई हमें सोचने, एनालाइज करने, आर्ग्यूमेंट्स बनाने और डिसीजन लेने की जो एक दिमागी कसरत होती है ना, उससे बचा रहा है। और यही वो मेन पॉइंट है जो इसे पिछली किसी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक से कहीं ज्यादा स्कैरी बनाता है। बाप रे, ये सच में एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड और डरावना अंतर है, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी का सोल्यूशन तो फिर भी जिम जाकर निकाला जा सकता है। हाँ, वहां तो आप ट्रेडमिल पर दौड़ सकते हैं। वही ना, लेकिन अगर दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया तो उसकी भरपाई कोई कैसे करेगा? और इसी मेंटल एलिस को लेकर आर्टिकल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टर्म यूज किया गया है, कैप्टिव माइंड, यानी कैद दिमाग। हाँ, द कैप्टिव माइंड। और इसका सबसे डायरेक्ट और डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हमारी यूथ और पूरी एजुकेशन सिस्टम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। इस कैप्टिव माइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आजकल के स्टूडेंट्स के काम करने के तरीके को देखना पड़ेगा। राइटर का आर्ग्यूमेंट ये है कि चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स हैं वो आज स्टूडेंट्स को हर प्रॉब्लम का एक रेडीमेड कंटेंट थमा रहे हैं। हाँ, पका पकाया खाना। वही तो। और आर्टिकल साफ कहता है कि ये कोई सुविधा नहीं है, बल्कि ये स्टूडेंट्स के दिमाग को एक अदृश्य हथकड़ी पहनाने जैसा है। दिमाग को हथकड़ी पहनाना, ये एक बहुत ही पावरफुल और बेचैन करने वाली इमेज है। इसका मतलब तो ये हुआ कि नए विचार अब प्रैक्टिकली पैदा ही नहीं हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, किसी भी नई चीज को सीखने की जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है ना, उसमें एक स्ट्रगल का होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना मेहनत के तो कुछ समझ नहीं आता। एग्जैक्टली। जब एक स्टूडेंट किसी एसे को लिखने के लिए घंटों लाइब्रेरी में किताबें छानता है, अलग अलग व्यूज को पढ़ता है, तो उसका दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहा होता। तो और क्या कर रहा होता है? उस पूरी प्रोसेस में ना उसके दिमाग की न्यूरल नेटवर्किंग स्ट्रांग हो रही होती है। वो डॉट्स को कनेक्ट करना सीख रहा होता है। लेकिन एआई उस पूरे स्ट्रगल को ही बाईपास कर देता है। स्टूडेंट बस एक प्रॉम्प्ट डालता है और लीजिए आंसर हाजिर है। हाँ, सेकंड्स के अंदर। बिल्कुल। और बिना इस दिमागी स्ट्रगल के उनकी एनालिटिकल कैपेसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग जड़ से खत्म होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर ना मैं फिर से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना चाहूंगी, जो अक्सर एआई के सपोर्टर्स देते हैं। हाँ, बताइए। क्या चैट जीपीटी या इस तरह के टूल्स का यूज बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम मैथ्स में कैलकुलेटर का यूज करते हैं? ये एक बहुत ही क्लासिक आर्ग्यूमेंट है ना? क्योंकि जब कैलकुलेटर आया था तब भी लोगों को यही डर था कि अब मैथ्स कैसे सीखेंगे बच्चे। लेकिन सच तो ये है कि कैलकुलेटर ने हमें उन बोरिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से फ्री कर दिया ताकि हम बड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर सकें। तो क्या एआई स्टूडेंट्स को बेसिक और बोरिंग रिसर्च से फ्री करके उन्हें कुछ बड़ा, नया और क्रिएटिव सोचने का मौका नहीं दे रहा है? देखिए, कैलकुलेटर वाली जो एनालॉजी है ये सुनने में बहुत लॉजिकल और सेफ लगती है, लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में जाते हैं ना तो ये आर्गुमेंट पूरी तरह से टूट जाता है। वो कैसे? क्योंकि कैलकुलेटर सिर्फ एक टूल है जो एक तयशुदा प्रोसेस या कंप्यूटेशन को फास्ट करता है, बस। अगर किसी को ये ही नहीं पता कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा तो उसके लिए कैलकुलेटर किस काम का? ये बात तो है। वो आपको सोचने का तरीका नहीं बताता। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एआई जो है वो थॉट प्रोसेस को ही आउटसोर्स कर रहा है। थॉट प्रोसेस को आउटसोर्स करना? हाँ, जब एक स्टूडेंट एआई से ऐसे लिखवाता है ना, तो वो सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करने की मेहनत से नहीं बच रहा है, बल्कि वो इस बात से बच रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली कैसे खड़ा किया जाए, किसी ऑपोजिट व्यू का खंडन कैसे किया जाए और एक कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाए। कैलकुलेटर ने दिमागी स्पेस खाली की थी ताकि हम बड़ा सोच सकें, लेकिन एआई उस सोचने वाले हिस्से को ही रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, तो मतलब मशीन अब सिर्फ हमारे लिए काम नहीं कर रही है, वो एक तरह से हमारी तरफ से इस दुनिया को समझ भी रही है और सोच भी रही है। बिल्कुल सही कहा। और जब सोचने का काम मशीन्स करने लगती है ना, तो सोसाइटी में एक और बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होता है, जिसे इस आर्टिकल में एथिकल वैक्यूम या नैतिक शून्यता का नाम दिया गया है।
एथिकल वैक्यूम, हाँ। मेरा मानना है कि एआई भले ही कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, उसमें ह्यूमन सेंसिटिविटी, कंपैशन और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी तरह से अभाव होता है। क्योंकि वो तो बस कोड है। एग्जैक्टली एक एल्गोरिदम सिर्फ आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना जानता है। उसे ये महसूस नहीं हो सकता कि मॉरली क्या सही है और क्या गलत। ये वाला पॉइंट ना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से सच में बहुत डरावना है। क्योंकि सोचिए, जब एक छोटा बच्चा कोई गलती करता है और खुद एक अपॉलॉजी लेटर लिखता है, तो उस लिखने की प्रोसेस में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ, उसमें एम्पैथी डेवलप होती है। वही तो। लेकिन अगर एक एआई उस बच्चे के लिए एक बहुत ही शानदार और इमोशनल सा माफीनामा लिख दे, तो ठीक है, काम तो हो गया, उसको शायद डांट भी ना पड़े, लेकिन उस बच्चे के अंदर क्या कोई मॉरल डेवलपमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, शून्य। और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी के जब यही यूथ आगे चलकर हमारी सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे, तो वो इंसान कम और मशीन ज्यादा लगेंगे। और यही बात हमें सीधे तौर पर फ्यूचर की इकोनॉमी और सोसाइटी के स्ट्रक्चर की तरफ ले जाती है। क्योंकि जरा सोचिए, जब बिना क्रिटिकल थिंकिंग और बिना किसी स्ट्रॉन्ग मॉरल बेस वाली ये स्टूडेंट्स कल को फ्यूचर के वर्कफोर्स में यानी जॉब मार्केट में एंटर करेंगे, तो दुनिया वैसी तो नहीं रहेगी जैसी हम आज देखते हैं। डेफिनेटली नहीं रहेगी। इस आर्टिकल में स्पेशली 2030 को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग प्रेडिक्शन की गई है। हाँ, 2030 तक ग्लोबल वर्कफोर्स में एक मैसिव चेंज की बात की गई है। और इस बार जो सबसे डरा देने वाली बात है वो ये है कि जो जॉब्स जाने वाली हैं वो सिर्फ फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबरर्स या डेटा एंट्री वाले रेपिटेटिव कामों तक लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, और यही इस शिफ्ट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है। देखिए, पहले की जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई थी, तब ये माना जाता था कि मशीन सिर्फ फिजिकल काम छीनेंगी। हाँ। और इंसान जो है वो इंटेलेक्चुअल काम करेगा। हाँ, हम हमेशा यही सोचते थे। लेकिन ये आर्टिकल बिल्कुल साफ करता है कि अब सीधे तौर पर इंसान की एक्सपर्टीज पर ही खतरा मंडरा रहा है। आज एआई इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रिसिजन और स्पीड से काम कर रहा है। हाँ, एक्यूरेसी बहुत हाई है उसकी। एग्जैक्टली डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स जैसे जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी स्पेशल स्किल्स को सीधे तौर पर एक मशीन की एफिशिएंसी से चैलेंज मिल रहा है। मतलब अब सेफ कोई भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक आर्किटेक्ट जिसे बिल्डिंग डिजाइन करने के प्रिंसिपल सीखने में सालों लग जाते हैं, एआई वही काम हजारों वेरिएबल्स को एक साथ प्रोसेस करते हुए कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। वाओ। मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें तो एआई ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा एक्यूरेटली पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर रहा है एक्सरेज और एमआरआईज में। तो सवाल सीधा सा ये उठता है कि जब इस ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत ही नहीं बचेगी, तो आखिर होगा क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे समाज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वही चरमरा जाएगा। आर्टिकल ने इस सिचुएशन को इंटेलेक्चुअल डिवाइड या बौद्धिक विभाजन का नाम दिया है, यानी सोसाइटी एक नए हायरार्की में बंट जाएगी। हाँ, एक नई सोशल हायरार्की। इस नए डिवाइड में ना दुनिया प्रैक्टिकली दो हिस्सों में बंट जाएगी। ओके, कौन कौन से? एक तरफ होगी सुपीरियर इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन, यानी उच्च बौद्धिक आबादी, और ये एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप होगा। ये वो लोग होंगे जो एआई के कोर को समझते हैं, जो इन कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को बनाते हैं, उन्हें डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ होगी एक बहुत ही बड़ी लेसर इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन, यानी निम्न बौद्धिक आबादी। और इस बड़ी आबादी का काम क्या रह जाएगा पता है? सिर्फ मशीन्स द्वारा दिए गए आउटपुट को एक्सेप्ट करना और उसे फॉलो करना। मतलब बस इंस्ट्रक्शंस मानना। एग्जैक्टली क्योंकि खुद की सोचने की क्षमता इतनी कम हो चुकी होगी कि वो इस नई दुनिया में खुद को पूरी तरह से इररिलेवेंट और लाचार महसूस करेंगे। इस इंटेलेक्चुअल डिवाइड के कॉन्सेप्ट को सुनकर ना मुझे हिस्ट्री का एक बहुत ही कड़वा सच याद आ रहा है। कौन सा? देखिए, जब भी हिस्ट्री में रिसोर्सेज, पावर या नॉलेज का कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हुआ है ना, तब सोसाइटी में भयानक उथल-पुथल मची है। हाँ, रेवोल्यूशंस हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सुपीरियर और लेसर आबादी का नया डिवीजन एक नए तरह के टेक्नोलॉजिकल क्लासिज्म या तकनीकी वर्ग भेद को जन्म नहीं दे रहा है? मेरा मतलब है, जो ट्रेडिशनल आर्थिक असमानता होती है, उसमें कम से कम एक गरीब इंसान के पास एक उम्मीद होती है कि वो अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर ऊपर उठ सकता है। हाँ, सोशल मोबिलिटी का चांस होता है वहाँ। वही तो। लेकिन अगर ये नई असमानता सीधे इंसान की दिमागी हैसियत और उसकी बेसिक यूटिलिटी पर ही अटैक कर रही है, तो क्या ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वर्ग भेद नहीं बन जाएगा? आपका ये एनालिसिस बिल्कुल ऑन पॉइंट है। क्योंकि देखिए, जब सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है
तो सिस्टम से लड़कर उसमें बदलाव लाया जा सकता है। लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। लेकिन जब मशीन्स ही सारे इंटेलेक्चुअल और प्रोडक्टिव काम करने लगेंगी तो ये वर्ग भेद परमानेंट हो जाएगा। हाँ, लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे। बिल्कुल। एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां एक बहुत बड़ा तबका ये फील करेगा कि दुनिया को उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका कोई पर्पस नहीं बचा है। और सबसे बुरी बात यह है कि जब इंसान को अपना पर्पस या वजूद छीनता हुआ महसूस होता है ना, तो उसका असर सिर्फ इकोनॉमी या ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहता। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन घर तक आती है। एग्जैक्टली। ये बेबसी और यूजलेसनेस की फीलिंग उसके घर और उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंचती है। और वहीं से आर्टिकल का वो हिस्सा शुरू होता है जो सच कहूं तो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा झकझोरने वाला लगा। जब इंसान बाहर की दुनिया में खुद को पावरलेस और पूरी तरह से मशीन्स पर डिपेंडेंट फील करता है, तो वो घर आकर भी उन मशीन से दूर नहीं हो पाता। बिल्कुल, वो स्क्रीन से चिपका रहता है। और ये सिचुएशन हमारे घरों के अंदर हमारे सबसे क्लोज और प्राइवेट रिलेशनशिप्स में एक इमोशनल वैक्यूम या भावनात्मक शून्यता पैदा कर रही है। देखिए, आज की जनरेशन में हम जो एक अनप्रेसिडेंटेड सोशल आइसोलेशन देख रहे हैं ना, लोग जो इतने अकेले पड़ गए हैं, वो इसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। हाँ, यूथ को अब लगने लगा है कि उन्हें फैमिली, फ्रेंड्स या किसी भी रियल ह्यूमन रिलेशनशिप की कोई खास जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों लगने लगा है उन्हें? क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें रूठना मनाना होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट एआई और ये डिजिटल दुनिया उन्हें बिना किसी स्ट्रगल के उनकी हर वैलिडेशन और हर क्यूरियोसिटी का इंस्टेंट सोल्यूशन दे देती है। हाँ, एआई कभी आर्ग्यू नहीं करता। बिल्कुल, वो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसमें कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। ये एक सच में बहुत ही कड़वी विडंबना है। मतलब जरा सोचिए, हमने शुरू कहाँ से किया था। इंसानों ने मशीन्स इसीलिए बनाई थी ताकि वो रोजमर्रा के बोरिंग कामों से फुर्सत पा सकें और वो बचा हुआ कीमती टाइम अपने अपनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ बिता सकें। हाँ, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन एंड में हुआ क्या? इंसानों ने अपनी उसी फुर्सत को एक लाइफलेस स्क्रीन और एल्गोरिदम को दे दिया। और इसी सिचुएशन को आर्टिकल में डिजिटल एडिक्शन का नाम दिया गया है। जिस टेक ने हमें वक्त का गिफ्ट दिया था, आज वही वक्त अपनों के साथ शेयर होने के बजाय स्मार्टफोन्स पर घंटों तक रील्स और फीड्स को माइंडलेस तरीके से स्क्रॉल करने में बर्बाद हो रहा है। और क्योंकि इंसान बेसिक लेवल पर एक सोशल एनिमल है, उसको लोगों की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। और जब उसे वो रियल ह्यूमन टच, वो कनेक्शन नहीं मिलता, तो उसका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। आजकल हम जो अकेलापन, सिवियर डिप्रेशन और एंजाइटी के इतने हाई नंबर्स देख रहे हैं, ये सब इसी आर्टिफिशियल और आइसोलेटेड लाइफस्टाइल की ही देन है। और इस इमोशनल वैक्यूम का एक्सट्रीम रिजल्ट क्या हो सकता है, इसे समझाने के लिए आर्टिकल में कुछ रियल लाइफ और सच में बेहद खौफनाक इंसिडेंट्स का जिक्र भी किया गया है। हाँ, वो एग्जाम्पल्स बहुत डिस्टर्बिंग है। ये घटनाएं बिल्कुल क्लियरली बताती हैं कि जब इंसान कंप्लीटली मशीनी और प्योर लॉजिकल हो जाता है, तो उसके अंदर की नेचुरल संवेदनाएं, उसकी एम्पैथी कैसे मर जाती है। बिल्कुल। आर्टिकल में पहला पॉइंट तो बढ़ती हुई एल्डर निग्लेक्ट पर है, जहां फैमिलीज के पास एक ही छत के नीचे, एक ही घर में रहते हुए भी अपने बुजुर्गों से दो बातें करने का वक्त नहीं है। क्योंकि सब अपने अपने फोन्स में कैद हैं। हाँ, सब अपनी डिजिटल मैट्रिक्स में बिजी हैं। लेकिन जो दूसरा केस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो सच में किसी को भी सुनकर अचंभे देने वाला है। एक साइंटिस्ट से जुड़ा केस है वो। हाँ, वो केस पढ़कर मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। उस साइंटिस्ट ने अपनी ही पत्नी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे ये फ्यूचर फियर सता रहा था कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी का ख्याल आखिर कौन रखेगा। ये इंसिडेंट, ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को दिखाता है। बिल्कुल। अगर हम इस घटना की थोड़ी डेप्थ में जाएं ना, तो समझ आएगा कि ये उस हाइपर लॉजिकल या अति तार्किक सोच का अंजाम है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन्स के साथ रहने सहन से आती है। वो कैसे? देखिए, एक नॉर्मल इंसानी फितरत में क्या होता है, उम्मीद होती है, स्ट्रगल करने का जज्बा होता है, इमोशनल रिजिलियंस होती है। एक नॉर्मल इंसान फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को फेस करने का सोचता है, उनका सल्यूशन निकालता है। हाँ, हम हिम्मत नहीं हारते इतनी जल्दी। वही तो। लेकिन उस साइंटिस्ट ने उस ह्यूमन सिचुएशन को एक मशीन की तरह देखा, बिल्कुल एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह कि एक प्रॉब्लम आने वाली है। एग्जैक्टली। उसने सोचा कि फ्यूचर में एक प्रॉब्लम आएगी, यानी पत्नी की देखभाल, और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पूरे इक्वेशन में से उस वेरिएबल को ही हमेशा के लिए मिटा दिया, यानी
अपनी पत्नी को ही खत्म कर दिया। इस पूरी थॉट प्रोसेस में ना इंसानियत थी, ना करुणा थी और ना ही कोई उम्मीद। बस एक प्योर, ठंडा और मशीनी लॉजिक था। हाँ बिल्कुल, कोल्ड लॉजिक। और ये इस बात का सबसे स्केरी एग्जाम्पल है कि जब एक इंसान मशीन्स पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ना, जब वो उन्हीं की तरह हर चीज को एनालाइज करने लगता है, तो वो खुद अंदर से धीरे धीरे एक मशीन बन जाता है। बाप रे। तो इस पूरी की पूरी डीप और फ्रैंकली थोड़ी डिस्टर्बिंग डिस्कशन का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर हम इन सारी थ्रेड्स को एक साथ जोड़ें, एक तरफ फिजिकल आलस, फिर वो कैप्टिव माइंड, फिर जॉब्स को ऑब्सोलीट होना और अब घरों में फैलती ये भयानक आत्मक शून्यता। तो इस पूरे डीप डाइव से आर्टिकल का जो मैसेज निकल कर आता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि एआई चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन वो कभी भी उस इंसानी चेतना, उस सोल और उन कोर वैल्यूज की जगह नहीं ले सकता जो एक आम सोसाइटी को आपस में जोड़े रखते हैं। हाँ, सोल और एम्पैथी को कोड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और ये बहुत स्पष्ट है कि मानव जीवन और हमारी सिविलाइजेशन के बेसिक स्ट्रक्चर पर जो ये खतरा मंडरा रहा है, ये कोई आने वाले कल की इमेजिनरी साइफाई स्टोरी नहीं है। ये प्रेजेंट डे रियलिटी है। हाँ, ये आज का सच है और ये बेहद अर्जेंट है। देखिए, टेक्नोलॉजी को हमेशा ह्यूमैनिटी के एक सर्वेंट, एक सेवक के रोल में ही रहना चाहिए। जिस दिन ये सेवक हमारा मास्टर बन गया, हमारा मालिक बन गया, वो दिन प्रैक्टिकली इंसानी सभ्यता के पतन का पहला दिन होगा। तो इसको रोकने का सॉल्यूशन क्या दिया है राइटर ने? या नैतिक सीमाएं तय करें। एथिकल बाउंड्रीज तय करने वाली ये बात ना सुनने में थियोरेटिकली बहुत सही लगती है, और आर्टिकल के राइटर ने इसकी तुरंत मांग भी की है। हाँ, पॉलिसी लेवल पर। राइट। लेकिन इस पूरे डीप डाइव को रैप अप करते हुए मैं यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो एक्सप्लिसिटली इस आर्टिकल में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आज की इस पूरी चर्चा से बहुत ही नेचुरली निकलकर सामने आता है। अच्छा, क्या सवाल है वो? देखिए, आज हमने बात की कि कैसे एआई और इस हाइपर टेक की वजह से हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी मॉरल सेंसिटिविटी खो रही है। हाँ, वो कैप्टिव माइंड वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। उनका दिमाग प्रैक्टिकली लेजी होता जा रहा है और वो हर चीज के लिए बने बनाए जवाबों के आदी हो चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारी आने वाली जनरेशन में ही सही और गलत का फैसला करने की वो बौद्धिक क्षमता और वो नैतिक गहराई बचेगी ही नहीं, तो फ्यूचर में ये रूल्स, ये लॉज और ये एथिकल बाउंड्रीज तय आखिर करेगा कौन? ये सच में एक बहुत ही टेरिफाइंग थॉट है ना? क्या एक मेंटली लेजी हो चुका समाज जो पूरी तरह से अपनी ही बनाई हुई मशीन्स का गुलाम बन चुका है, क्या वो फ्यूचर में एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन को ये बता पाएगा कि तुम्हारी लिमिट्स क्या हैं? क्या वो मेंटली पैरालाइज सोसाइटी कभी भी उस मशीन पर लगाम लगाने के काबिल बचेगी? शायद नहीं। ये बिल्कुल उस शुरुआत वाले स्मार्ट असिस्टेंट की कहानी जैसा हो गया है, जिसने उस घर के लोगों को इतना लाचार बना दिया है कि अब वो लोग चाहकर भी उसे प्लग आउट नहीं कर सकते। तो क्या हम इंसान अपनी ही बनाई इस कंफर्ट की कैद से कभी बाहर आ पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको अपनी अपनी स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए दूर होकर अकेले में बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है।